हेलो दोस्तों, आज हम अपनी क्लास 12 की वीडियो के अगले पार्ट में बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स के बारे में बात किया था, जिसने हमने देखा था कि शेयर्स दो तरीके के होते हैं। पहला होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो रियल ओनर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं। तो आइए आज हम आगे देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स को कितने भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को हम मुख्यतः 4 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन और चौथा होता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। तो इन 4 तरीके की प्रेफरेंस शेयर्स को आइए हम एक एक करके समझते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के चारों टाइप्स को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जब भी हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर्स खरीदने के साथ साथ हम उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं और हर ओनर को यह राइट होता है कि वह प्रॉफिट में अपना पार्ट, अपना शेयर, अपना हिस्सा प्राप्त करें। तो जब भी ओनर को उसके प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है तब हम उसे ही डिविडेंड कहते हैं और यहाँ पर ओनर से मतलब है शेयर होल्डर से। तो आइए अब हम पहला बेसिस देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड पेमेंट के बेसिस पे प्रेफरेंस शेयर्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव का अर्थ होता है संचित या टोटल, इंग्लिश में बोले तो। ओके, सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिनमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यह राइट होता है कि वह अपने एरियर डिविडेंड को इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पहले मिलने से पहले, पेमेंट होने से पहले प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए 2023-24 में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2000 रुपीज़ ईच का डिविडेंड मिलना था। पर ड्यू टू सर्टेन रीजंस, किसी कारण के वजह से कंपनी ने 2023-24 का डिविडेंड रोक दिया, जिसको हम एरियर बोल रहे हैं। अब जब 2024 आएगा, मीन्स साल 2024-25, अकाउंटिंग ईयर 2024-25, तब अगर कंपनी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है तो कंपनी फिर से डिविडेंड देगी। और प्रेफरेंस शेयर के बारे में हमको एक बात पता होती है कि प्रेफरेंस शेयर्स में जो डिविडेंड मिलने वाला होता है, मीन्स रेट ऑफ डिविडेंड, पहले से डिसाइड होता है, जो कि उस प्रेफरेंस शेयर्स के नाम के आगे लिखा होता है, जैसे कि 9% प्रेफरेंस शेयर। तो इस तरीके से रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो हमेशा डिफाइंड होता है प्रेफरेंस शेयर्स के केस में। तो वैसे ही यहाँ पर मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर्स को 2024-25 में भी 2000 का डिविडेंड मिलना था, क्योंकि इनका डिविडेंड फिक्स होता है। तो कंपनी अगर उसे सफिशिएंट प्रॉफिट मिलता है या इस साल उसने सफिशिएंट प्रॉफिट कमा लिया, तो क्या कर सकती है कि उन शेयर होल्डर्स जिनके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उन्हें ये 2023-24 का 2000 प्लस 2024-25 का 2000 मिला के 4000 डिविडेंड दे सकती है। मतलब उनका जो एरियर 2000 डिविडेंड है वो भी 2024-25 में पे कर सकती है। पर ये काम वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को पे करने से पहले करेगी, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी के पास सारे डिविडेंड पे करने के बाद अगर उसके पास कुछ अमाउंट बचता है तो कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनके पास एरियर डिविडेंड को रिसीव करने का किसी तरीके का राइट नहीं होता है।
मतलब उनका एरिया डिविडेंड अगर उन्हें किसी साल कोई डिविडेंड नहीं मिला तो फिर वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, आगे के सालों में उस डिविडेंड को लेने का उनके पास कोई राइट्स नहीं होता है। दूसरा टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी मतलब अपने प्रेफरेंस शेयर्स को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कराना। इसे समझाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट होने के बाद कंपनी को उनके शेयर होल्डर्स को लौटाने पड़ते हैं, मीन्स इन्हें रिडीम करना कहते हैं। रिडीम करने के समय कभी कभी कंपनीज कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यह ऑप्शन देती है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करा ले, बट इसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास इस बेसिस का प्रेफरेंस शेयर मींस ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी वाला प्रेफरेंस शेयर होना ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं इससे पहले। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फर्स्ट इज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर एंड सेकेंड इज नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हें कंपनी रिडम्पशन के समय एक ऑप्शन देती है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, और उसके टर्म्स एंड कंडीशन उन शेयर्स को इशू करते टाइम, उन प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते टाइम ही डिसाइड कर दिए जाते हैं कि आपके शेयर्स जो हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कि कन्वर्टिबल हैं। दूसरे होते हैं नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर जस्ट अपोजिट है कन्वर्टिबल के, मीन्स रिडम्पशन के समय इन्हें कोई राइट नहीं होता कि वो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकें, और इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके पैसे रिडम्पशन के समय वापस लौटा दिए जाते हैं और उनके प्रेफरेंस शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन के बेसिस पे भी प्रेफरेंस शेयर्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा है नॉन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन का मतलब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो आइए समझते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, व्हेन शेयर्स आर रीपेड आफ्टर सम स्पेसिफाइड टाइम इन अकॉर्डिंग्स विद द टर्म्स ऑफ इशू दे आर कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कहने का मतलब ये है कि जिन भी प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा उनके कंप्लीशन ऑफ टाइम के बाद, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड जो जिनके लिए प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए हैं, उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के कंप्लीट होने के बाद उन शेयर्स को रिडीम कर दिया जाता है, मतलब उनका पैसा वापस लौटा दिया जाता है। इंडिया में जो कंपनी से ज़्यादातर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू करती हैं और जिनका मैक्सिमम मैच्योरिटी टाइम जो होता है 20 साल होता है, मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इंडिया में केवल 20 साल के लिए ही इशू किए जाते हैं, उससे ज़्यादा सालों के लिए नहीं किए जाते हैं। दूसरा है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनके पैसे कंपनी के द्वारा रिटर्न किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ वाइंड अप ओनली। वाउंड अप नहीं, वाइंड अप, वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी को क्लोज करने का प्रोसीजर, क्लोजिंग प्रोसीजर। वाइंडिंग अप के समय जैसा कि हम जानते हैं कि वाइंडिंग अप के समय सारे डेट्स का पेमेंट किया जाता है उनके असेट को सेल करके। वैसे ही जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो भी एक तरीके के एक तरीके की लायबिलिटी बन जाती है कंपनी के लिए, बिकॉज ये रिडीमेबल टाइप के हैं और इनका पैसा लौटाना कंपलसरी हो जाता है कंपनी के लिए। तो जब भी कंपनी का वाइंड अप किया जाता है तब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे लौटाए जाते हैं, उससे पहले नहीं लौटाए जाते हैं। और कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट परमिट इशू ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 नया जो आया है उसने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए जो परमिशन है वो रद्द कर दिया। मीन्स वो परमिट नहीं करता कि कंपनी जो है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। तो आजकल जो कंपनीज है वो मोस्टली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करती हैं जिनका कंपनी के लाइफ टाइम में जब उस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को मैक्सिमम 20 साल हो जाते हैं तो उनके पैसे वापस लौटा दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी के वाइंड अप तक शेयर होल्डर्स को वेट करना पड़ेगा कि उनके पैसे कब वापस मिलेंगे। चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। प्रॉफिट पार्टिसिपेशन के केस में भी प्रेफरेंस शेयर्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है
पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यह राइट होता है कि वह सरप्लस प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। सरप्लस प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं मतलब कि जो उन्हें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है वो तो मिलेगा ही, पर अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है उनके डिविडेंड पेमेंट के बाद अगर कोई भी प्रॉफिट बच जाता है तो ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स उस होल्डर्स जो हैं उस सरप्लस प्रॉफिट पे अपना राइट शो कर सकते हैं या उन पे एक एडिशनल डिविडेंड मांग सकते हैं जो कि एक फिक्स रेट, जो उनका फिक्स रेट है उसी रेट पे होगा। दूसरा क्या है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब ये जो है सरप्लस प्रॉफिट पे किसी भी तरीके का अपना राइट्स शो नहीं कर सकते। मतलब अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को पे करने के बाद किसी भी तरीके का प्रॉफिट कंपनी के पास बच जाता है तो उस सरप्लस प्रॉफिट पे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना राइट नहीं शो कर सकते हैं, उन्हें जो उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है वही मिलेगा। तो ये थे काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो थे ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन और ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट पार्टिसिपेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उन टॉपिक्स को और अच्छे से और अच्छे एग्जांपल्स के साथ क्लियर कर सकूं। थैंक यू।